प्यारे साथियों, आज साक्ष्य विधि पर जो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा और बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 4 क्लास ऑलरेडी एविडेंस पे दिया था, लेकिन 2 क्लास और अतिरिक्त तौर पर बच्चों की मांग पर हमने रखा था। उसका आज ये आखिरी क्लास है, जिसकी दोनों प्रॉब्लम को आप ध्यान में रखकर एग्ज़ाम को जाएंगे। अगर ये 6 बोर्ड की क्लास आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आइए, आज की डेट पर हम लोग अक्सर ऐसे टॉपिक पर जो प्रॉब्लम क्रिटिकल होती है, उस क्रिटिकल प्रॉब्लम को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे इसको हल करूं। इन सारी समस्याओं को आप अगर समझने के लिए बोधगम्य रास्ता चुनते हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए सीआरपीसी पर, आईपीसी पर, एविडेंस पर 4 क्लास ही सही उसके तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम को डील करने के लिए सर से अगर क्लास लेनी पड़ जाए या सर के तरीके को अपनाया जाए तो कितना कारगर होगा। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। समस्या नंबर 1 है, एक या जो है एक वार्डन है जेल का, एक वार्डन जेल का खा गा और घा कैदियों के साथ ताले में बंद था। कैदियों के साथ ताले में बंद था। या एक वार्डन है जेल का, ये या जो है का, खा, गा और घा कैदियों के साथ एक ताले में बंद था। मतलब एक ही कमरे में ये दोनों सभी बंद थे। समझना ठीक है। प्रातःकाल जबकि जेलर ने यह ताला खोला जिसमें ये सारे बंद थे, तो क्या हुआ, तो या को मृत पाया गया। कौन मृत मिला? या का मर्डर हो चुका था, या अभी ऐसे नहीं कहते, या मृत पाया गया। खा और गा, ध्यान देना, खा और गा अपनी कोठरियों में, इनकी एक एक कोठरी थी, उसमें जो बाहर ताले से बंद थीं, जंजीर से बंधे पाए गए। बताइए, खा और गा उस ताले में जहां बड़ा ताला लगा था उसके अंदर कमरे में, खा और गा अलग अलग कमरों में, कोठरियों में जो बाहर से ताले से बंद थी उसमें बंद पाए गए। और उनके पैरों में ऑलरेडी जंजीर लगी हुई थी। किसके किसके? खा और गा। यानी खा और गा की तो कोई संभावना नहीं बचती कि इसने या का मर्डर किया या को मारा होगा। और घा के बारे में कहा जा रहा है, यानी इसके बारे में, घा के बारे में, इसके बारे में कहा जा रहा है क्या, कि दोनों हाथों पर फालिज था। दोनों हाथों पर फालिज था, यानी ये घा की भी जो संभावना है क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक, अब बचा ये का, अकेला ही तो बचा। खा गा दोनों बाकायदे जेल के अंदर के अंदर ताले में कमरे में अपने बंद थे। वो कमरा जिसमें वो बंद थे बाहर से ताले से बंद था, और ये खुद दोनों के पैरों में जंजीर बंधी थी। कोई संभावना नहीं बनती कि इसने या का मर्डर किया। और घा के दोनों हाथों में फालिज था, इसलिए उसकी भी संभावना नहीं बनती। ये केवल का एकमात्र बचा। तो पूछा जा रहा है सवाल आपसे, इन परिस्थितियों में या वार्डन के मृत कारित करने की संभाव्यता किस पर और क्यों सुसंगत है? सवाल ध्यान सुनना। एक सवाल का हिस्सा है कि वो संभाव्यता किस पर है, तो आप जनरली अगर कॉमन सेंस से भी सोचें तो आपको लगेगा का पर है, लेकिन क्यों सुसंगत है और कैसे, तो इसके लिए आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए कि ये सवाल कहां से आया है। मैं ये जो प्रॉब्लम पूछ रहा हूं इसके डिटेल में जाने पर यह भी बताऊंगा कि इसका आसान वाला हिस्सा हमने प्रॉब्लम पर क्यों नहीं रखा। हमने लिमिटेड क्लास रखी है, और लिमिटेड क्लास में जब आप
सरल सरल चीज़ों में पर आपका बहस या समय गमाऊंगा तो वो सार्थकता सिद्ध नहीं कराएगा। हमने इसी सेक्शन के जो साधारणतया तुरंत 1 सेकंड में आदमी पकड़ लेता है कि ये प्ली ऑफ एलिबाई की थ्योरी है और ये अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है इत्यादि, फटाक से उसका उत्तर लिख देता है, तो वो नहीं, मैंने उसके सेकंड पार्ट को चुना। इसी पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा क्या है। भारतीय समस्या जो है, ये प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के दृष्टांत खा पर, धारा 11 के दृष्टांत खा पर आधारित है। ठीक है, उसमें दृष्टांत क्या है ये देखिए। दृष्टांत में प्रश्न ये है कि का ने अपराध किया, का ने अपराध किया, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क ख ग और घा में से किसी एक के द्वारा तो जरूर किया गया, जैसे ऊपर है। इसीलिए मैं कहा कि ये प्रॉब्लम इसी दृष्टांत पर आधारित है। एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा, वह हर तथ्य, यह के जगह पे होना चाहिए वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था। जैसे ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में घा इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो मृत, वो उसको लकवे का, उसको फालिज था हाथ में। गा और खा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में बंद थे, उनके हाथ भी बंधे हुए थे। का सिंगल बचा हुआ है, तो कह रहा है वो सारे तथ्य, वो हर तथ्य सुसंगत होंगे। कौन? जिससे ये पता चल जाए कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो इसमें का के अलावा ये लोग नहीं कर सकते थे, इसकी जो पुष्टि हो रही है प्रश्न में, जो मेंशन है सारे तथ्यों से, वो सुसंगत हैं। और आगे क्या है? वह खा गा या घा में से किसी द्वारा नहीं किया गया था। यही जो भी मैं पढ़ के सुनाया या प्रूफ हुआ ना कि खा गा घा तीनों के वाजिब कारण है कि वो उसका मर्डर नहीं कर सकते। तो ये बात पुष्ट हुई। लेकिन ये तथ्य कि वह हर तथ्य जिससे दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के, और बताइए उस कमरे में लॉकअप में इसके अलावा भी कोई बचा था? एक जो था या वो मर चुका है। तो साबित है कि या का मर्डर किसने किया? का किया। तो आप इसको लिखेंगे प्रस्तुत समस्या 11 के दृष्टांत क और 11 के उप प्रखंड 2 उपधारा 2 पर आधारित, एक पर नहीं, एक पर प्ली ऑफ एलिबाई है। मैं ये प्रॉब्लम इसलिए लाया हूं क्योंकि अक्सर इस प्रॉब्लम को अन्यत्र घुसेड़ने या इसके कंफ्यूजन किए आ जाने के कारण ये सेकंड वाला स्टेप कम लोग ध्यान देते हैं और वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, 2015 एपीओ में इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम थी, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ध्यान से देख लेना है। अब हम ये क्लियर कर दें बेयर एक्ट में 11 के 1 में क्या है और 11 के 2 में क्या है। 11 के 1 में है यदि वह किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। कोर्ट में बहस चल रही है कि ए ने बी को लाहौर में मारा। कोर्ट में बहस चल रही है कि ए ने बी को लाहौर में मारा। ए कहता है कि उस समय मैं दुबई था। जिस डेट टाइम पर घटना बताई जा रही है ए के द्वारा बी के मर्डर की, ठीक टाइम पर ए एक्सेप्टेंस दे रहा है कि मैं उसी समय मैं दुबई में मौजूद था। तो वहां क्या है? किसी विवादक तथ्य, उसमें विवादक तथ्य क्या है कि ए ने बी को मारा लाहौर में, और सुसंगत तथ्य क्या है कि हो सकता है बी की जो दूरी है रात में फ्लाइट से आकर के मार सकता है। ये सब चीजें उसमें अगर पेश की जा रही हैं कोर्ट में तो रिलेवेंट फैक्ट हो सकती हैं। लेकिन इन दोनों के विपरीत ये चीज बहुत ही असंगत है क्या कि मैं इतनी दूरी पे था कि नहीं आ सकता था। कहां? दुबई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असंगतता 11 के 1 में प्ली ऑफ एलिबाई अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत पर बेस्ड होने की वजह से ये सुसंगत मानी जाती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम इस पर नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम इस पर थी, ध्यान दीजिए, यदि वह स्वयमेव, कौन? जो प्रॉब्लम में तथ्य हैं, अन्य तथ्यों के संसर्ग में, चाहे वो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अधिसंभाव्य
या अनधिसंभाव्य, दोनों है, बनाते हैं तो सुसंगत होंगे। अब यहां केवल इतने समझना है कि ऊपर वाले वाक्य से कैसे मिलता है या प्रॉब्लम से कैसे मिलता है। तो इसमें क्या है, जिस विवाद बिंदु पर बातचीत चल रही है, प्रॉब्लम है, वो कह रहा है वो स्वयं ऑलरेडी, तो इसमें क्या है, या का मर्डर अपने आप में, या का मर्डर अपने आप में मतलब यदि वह स्वयमेव अन्य तथ्यों के संसर्ग से, अन्य तथ्य क्या है कि का खा गा घा जो थे, इसमें खा गा घा की जो कंडीशन है वहां जेल के अंदर रहने की, वो अन्य तथ्य हुए, अन्य तथ्यों के संसर्ग में है कि नहीं है। ध्यान देना, जैसे कल मैं कस रहा था वैसे ये भी कसा जा रहा है। किसी विवादक तथ्य, विवादक तथ्य क्या है कि शायद या ने काको, या का मर्डर का ने किया, क्या ये विवादक तथ्य है। अब वो विवादक तथ्य या सुसंगत, सुसंगत तथ्य इसमें ये भी माना जा सकता है कि जो उसके पुष्टि के लिए कि इन लोगों को अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये लोग कतई खा गा घा नहीं मारे, तो ये खा गा घा किस तथ्य के आधार पर साबित हो रहा है कि नहीं मारे, क्योंकि ये वो रेलिवेंट फैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके अस्तित्व यानी उसकी सुनिश्चितता के लिए अधिसंभाव्य, मतलब ये तय कर दें कि उसके सिवा, अब चूंकि कमरे में अकेला का बचा था इसलिए प्रबल संभावना, अधिसंभाव्य का मतलब प्रबल संभावना, प्रबल संभावना, और अनधिसंभाव्य का मतलब असंभव, बिल्कुल असंभव। अब जैसे यहां दोनों बातें साबित हैं, प्रबल संभावना इसकी है कि का ने ही या को मारा, और बिल्कुल असंभव है कि खा गा घा मार सकते हैं या को। तो ये दोनों जब टैली कर जाएगा तब 11 के 2 में वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा। वो फैक्ट जो कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाला है वो सुसंगत होगा। ठीक है, 11 का 2। अब आइए समस्या नंबर 2 पर। समस्या नंबर 2 क्या है, ध्यान सुनना। यदि कोई व्यक्ति विद्वेषपूर्ण वाद हेतु, क्या प्रॉब्लम है, यदि कोई व्यक्ति विद्वेषपूर्ण वाद हेतु 1 लाख रुपए की नुकसानी का दावेदार है। क्या कोर्ट में अर्जी लगा रखी है, हमको कोर्ट 1 लाख रुपए की नुकसानी दिलाए क्योंकि फला व्यक्ति ने, यानी वो खुद वादी हुआ, तो जिस प्रतिवादी की ने उसके विरुद्ध मुकदमा किया था वो गलत किया था, उसमें उसको डिक्री मिल गई है। डिक्री पाने के बाद जब उसके पता चल गया कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया, तो उसने केस किया है क्या, नुकसानी का, 1 लाख रुपए की नुकसानी। वो अब जिसके विरुद्ध, यानी जिसके विरुद्ध ये केस हुआ है, वह कोर्ट में डिफेंस लेता है, बचाव लेता है। क्या क्या लेता है, बचाव। हुजूर मैं बेहद गरीब इंसान हूं, मेरे शरीर को लकवा मार चुका है, लकवा मारने से पहले मैं रिक्शा गाड़ी चलाता था, लकवा मारने से पहले मैं रिक्शा गाड़ी चलाता था, मेरी स्थिति इतना नुकसानी देने के लिए नहीं है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रतिवादी का यह कथन नुकसानी की रकम, एक एक शब्द ध्यान दीजिए, नुकसानी की रकम तय करने में सुसंगत है। तो यहां जब विद्वेषपूर्ण शब्द आया तो नए नौसिखिया तैयारी करने वालों को लगेगा तो टार्ट की प्रॉब्लम पूछ ली गई। यहां जब आया कि नुकसानी की रकम, तो नए तैयारी करने वाले अधिकचरे वाले से संविदा विधि में ले जाएंगे, सेक्शन 73। लेकिन ये प्रॉब्लम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12। धारा 12 पे कैसे आधारित है, धारा 12 क्या कहती है साक्ष्य अधिनियम की, ध्यान से सुनिए। नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य, कैसे तथ्य, न्यायालय को जो बल प्रदान करें ऐसे तथ्य रेलिवेंट होते हैं। किसमें, सेक्शन 12 में। अब इसमें अगर वो रिक्शावान है, गरीब आदमी है और आज वर्तमान में उसको लकवा मार चुका है, वो आदमी 1 लाख रुपया कैसे दे सकता है। तो कहीं भी कोर्ट सिविल सूट में जहां कंपलसेशन का मैटर होता है,
जब नुकसानी यानी डैमेजेस पर विचार करती है तो चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सेक्शन 73 के अंदर मामला हो, चाहे वो कोई टार्ट में अपमान लेख का मामला हो, चाहे वो कोई मैलिकुलस प्रोसिक्यूशन का मामला हो, चाहे वो मिस इम्प्रिजनमेंट का मामला हो, और चाहे अतिचार का मामला हो, किसी में भी कंपल्सेशन दिलाने के लिए कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एविडेंस का सेक्शन 12 स्वयं प्रयोग में लाए, नुकसानी तय करते समय स्वयं प्रयोग में लाए। इसको कहने की जरूरत नहीं है, अगर कोर्ट में ऐसी परिस्थितियां उसको खुद दिखती हैं। हाँ, ये सारे का वो टर्म्स और कंडीशन याद रखिए जिसमें डिक्लेरेशन 34 से 38 कि अगर आपने खुद अर्जी नहीं लगाई है कि हमको कंपल्सेशन चाहिए तो फिर उसके साथ डिक्री ही मिलेगी, कंपल्सेशन नहीं। लेकिन ये आखिरी सच नहीं है, न्यायाधीश के भी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि वो देना चाहे तो खुद भी दे सकता है, और देने में वो इस चीज पर विचार करता है जिसमें कंपल्सेशन के मुद्दे पर यह सेक्शन 12 वो ध्यान में रखता है। क्योंकि सेक्शन 12 कहती है कि अगर कोर्ट के भीतर बहस के अंदर जो बहस हुई है उसमें ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो न्यायालय को समर्थ करते हैं, समर्थ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, कैसे कि जिससे रकम को तय करने में मदद मिले, वो रिलेवेंट होते हैं। अब इसमें ये आदमी स्वयं से कह रहा है, प्रमाण उसका ये है कि कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति है और दिख रहा है कि उसका शरीर पूरा लकवा मार चुका है, उसके पहले वो खुद कह रहा है मैं रिक्शा चलाता था। तो ऐसी स्थिति में इसकी नुकसानी जो 1 लाख की ये मांग कर रहा है वादी, उसको घटा देगी कोर्ट। तो पूछा जा रहा है आपसे, क्या वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है? आप उत्तर देंगे बिल्कुल है। कहां है? सेक्शन 12 के अंतर्गत 73 में भी जो कंपल्सेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिलाया जाता है उसके लिए भी एविडेंसरी वैल्यू सेक्शन 12 एविडेंस एक्ट से ही कनेक्ट की होती है। और यदि वो हकदार है तो कितनी राशि का? जितना रिक्शावान जज के डिस्क्रिशनरी पावर में विवेकतः जितना वो देने के लिए सक्षम है, 1 लाख की जगह पे उसको कुछ हजार दे करके मामले को रफा दफा करवा देगा। ठीक है, मामला किसका है यहां ध्यान दीजिए, ये भी इंपैक्ट रखता है। विद्वेषपूर्ण यानी फर्जी केस में कहीं फंसा दिया था रिक्शावान ने उसको, और वो केस झूठा निकला, तो उसके विरुद्ध ये कंपल्सेशन की अर्जी फाइल है और उस पर ये कार्रवाई हो रही। तो सेक्शन 12 में ये कार्रवाइयां जो देखी जाती हैं उसमें 2 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि क्या वादी नुकसान प्राप्त करने का हकदार है, ये बैठा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है, और अगर है तो कितना। ये दोनों तय कैसे होता है? इसी तथ्य पर कि न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति आने वाले तथ्य हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम में कैसे तथ्य हैं? न्यायालय को नुकसानी की रकम तय करने के लिए रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है, अर्थात ये प्रॉब्लम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 पर आधारित है, और ये नुकसानी की जो दावेदारी है उस पर कुछ कम करके, ये आप लिखें या ना लिखें, केवल इतना ही जितना हमने बोला ये फैक्ट लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 12 से जुड़ता है उसमें ऐसा है, लेकिन ये दोनों बात जरूर मेंशन करेंगे क्या कि वादी सेक्शन 12 में वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार होता है, और यदि हकदार है तो कितनी राशि तय करता है। ये दोनों लाइन जरूर लिखें कि नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सेक्शन 12 एविडेंस में रिलेवेंट होते हैं। तो आज की क्लास पूरी हुई और एविडेंस की क्लास पूरी हुई। कल हम आपको जीएस के मुद्दे पर, जीएस में प्रश्न उत्तर बहुत वीक रिजल्ट तक जीएस का आ रहा है, जो जीएस की कापी हमारे पास आ रही हैं उस पर थोड़ा काम करेंगे कि आप लोग कहाँ ध्यान दें। उस पर मैं 2 क्लास जीएस पर रखूँगा कि आप कैसे लिखें और ऐसे जीएस में अंक खींचें, कहाँ मेहनत करें तो बेहतर होगा। इस पर कल की क्लास होगी। आज की क्लास यहीं तक, एविडेंस की क्लास यहीं तक, एविडेंस की आखिरी क्लास 6ठी क्लास। जो पीछे की क्लास नहीं देखे हैं वो पीछे देख करके आप इन 6 में से 6 की प्रॉब्लम सीधे पा भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसा संजोग बस संभव हो सकता है। और अगर नहीं भी पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम डील करने का नज़रिया मिल सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं। सत्यमेव जयते।